हेलो। हमारा हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखा था वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखा वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखा था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद हम लोगों ने देखा हमारे ब्राह्मण क्या होते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मणों के बाद अरण्यक क्या होते हैं, और अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारे उपनिषद क्या होते हैं। ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं। तो अगर उपनिषदों की बात करें, ये जो उपनिषद हैं, उपनिषदों की बात करें तो देखिए उपनिषदों का मतलब क्या होता है। उप का मतलब होता है पास, बैठकर चर्चा की गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुरु शिष्य थे, ठीक है, जो गुरु शिष्य थे ये आपस में बैठकर चर्चा करते थे, और जो भी रहस्यवादी बातें हुआ करती थी, जो रहस्यवादी बातें होती थी उनको इन ग्रंथों में लिखा गया है, उपनिषद में। ठीक है, तो हमारा उपनिषद का सार क्या हुआ कि ये बहुत आसानी से आम जनता को समझ में आ जाती थी। ये जो हमारे उपनिषद थे, ये जो हमारे उपनिषद हैं, दे आर easily understood, they are easily understood by कॉमन मैन। ठीक है, कॉमन मैन। और अगर इसके बाद हम बात करें तो देखिए उपनिषदों को ही, ये जो हमारे उपनिषद हैं, ठीक है, ये जो हमारे उपनिषद हैं, इनके बाद फिर वेदों को और आगे क्लासिफाई नहीं किया गया, इसीलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, ठीक है, वेदांत और एंड ऑफ वेदास, ठीक है, और एंड ऑफ वेदास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा कि वेदांत किसे कहते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि भाई देखिए दो शब्द आए हमारे पास कि एक तो वेद त्रयी किसे कहते हैं। ठीक है, वेद त्रयी किसे कहते हैं, वेद त्रयी किसे कहेंगे, तो देखिए वेद त्रयी में हमारा ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, और फिर हमारा सामवेद, और फिर यजुर्वेद, ये हमारा वेद त्रयी हो गया। और वेदांत हमारा क्या हो गया, देखिए वेदांत हमारा क्या हो जाएगा, वेदांत है उपनिषद। ठीक है, वेदांत है हमारा उपनिषद। तो ये चीजें क्लियर हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन, सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ ऑफ वैदिक पीपल।
एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ ऑफ वैदिक पीपल, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ ऑफ वैदिक पीपल, वैदिक पीपल। तो यहाँ पर समझिए भाई, वैदिक साहित्य में क्या होता था, जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड था, यहाँ का प्रशासन कैसा था भाई? वैदिक पीरियड हमारा 1500 से 1000 BC का है। और यहाँ का प्रशासन कैसा था भाई? देखिए, जो राजा था, जो राजा था वो गायों की रक्षा करता था, वो गायों की रक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। इसीलिए इसको गौपति भी कहते थे, ठीक है, इसीलिए इसको गौपति भी कहते थे। और अगर उसके बाद हम बात करें, और अगर उसके बाद हम बात करें तो जो राजा था, यह लोकतंत्र, लोकतंत्र के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा चुना जाता था, चुना जाता, इसे बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बाय डेमोक्रेटिक, बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ठीक है। ये बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस चुना जाता था, बाय डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये चुना जाता था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें कि जो कबीला था, कबीले की सुरक्षा जो थी, सुरक्षा या जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी वो राजा के हाथों में थी, ठीक है, वो राजा के हाथों में थी, वो राजा के हाथों में थी। और यहाँ पर देखें कि वुमेन्स वेयर, वुमेन्स वेयर वेयर अलाउड इन असेंबली, जो महिलाएं थी उनको असेंबली में जाने की इजाज़त थी। और अगर हम देखें वैदिक पीरियड की बात, वैदिक पीरियड की, तो देखिए भाई, वैदिक पीरियड में और क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर टोटल 5 असेंबलीज जो हैं, 5 असेंबली का वर्णन है यहाँ पर। कौन कौन सी हैं भाई, ये देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थी विदत, ठीक है, विदत। फिर एक थी सभा, ठीक है, एक थी समिति, एक थी समिति, ठीक है, विदत, सभा, समिति। और एक देखिए, एक लोक थी और एक गण थी, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो थी ये आम जन की सभा थी, आम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या कुलीन, आम कुलीन लोगों की सभा थी, ये कुलीन लोगों की सभा थी। तो अगर हम लोग लोक और गण की बात करें तो ये आम कुलीन लोगों की सभा हुआ करती थी। और ये जो विदत थी, देखिए भाई, ये विदत सबसे प्राचीन सभा थी, सबसे प्राचीन सभा थी, सबसे प्राचीन सभा थी। और ये जो सभा थी, देखिए भाई, ये प्राचीन लोकतांत्रिक सभा थी, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक सभा थी। इसको हम कह सकते हैं कि हमारे आधुनिक लोकसभा की तरह थी, ठीक है, लोकसभा की तरह थी।
और इसको कह सकते हैं कि ये आधुनिक राज्यसभा की तरह थी। ठीक है, गण या एक गण थी, और इसको देखिए परिषद के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, परिषद या लोक। ठीक है, तो ये 5 सभाएं हुआ करती थी। जो सभा था, तो सभा का कार्य क्या था, देखिए भाई, राजा को चुनना, राजा को चुनना इसका मुख्य काम हुआ करता था। ठीक है, तो आप समझ लीजिए आपको क्या क्या यहाँ से चीजें क्लियर करनी है, कैसी कौन सी सभा थी और कौन कौन सी थी। विदत जो है ये सबसे प्राचीन सभा हुआ करती थी, और जो समिति है देखिए भाई, ये समिति जो है ये धार्मिक मुद्दों के लिए, ये धार्मिक मुद्दों के लिए हुआ करती थी, ये धार्मिक मुद्दों के लिए हुआ करती थी, ये ऐसी सभा हुआ करती थी धार्मिक मुद्दों के लिए। ठीक है, तो ये 5 असेंबलियां हुआ करती थी वैदिक सिविलाइजेशन की। और हम आगे देखते हैं कि ऐसी वैदिक सिविलाइजेशन में देखिए भाई, जो सभा और समिति थी, सभा एंड समिति, समिति में, सभा और समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी, महिलाएं जो है वो भाग ले सकती थी। ठीक है, सभा और समिति में महिलाएं भाग ले सकती थी। और देखिए भाई कि यहाँ पर कैसा था कि महिला, महिला जो थी भाई वो युद्ध में भाग ले सकती थी, युद्ध में भाग ले सकती थी। ठीक है, अध्ययन कर सकती थी, पढ़ने का अधिकार था। ठीक है, पढ़ने का अधिकार था। और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी, प्रॉपर्टी में भी हथियार था, मतलब उनका अधिकार था। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि संपत्ति में भी, संपत्ति में भी अधिकार था। ये उदाहरण से अगर देखें तो एक विदुषी कन्या थी गार्गी। ठीक है, गार्गी को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिला था, अपने पिता की, गार्गी जो थी उनको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिला था। गार्गी को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिला था। ठीक है, गार्गी को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिला था। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए बाल विवाह, बाल विवाह नहीं था। ठीक है, बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं था। और अगर हम यहाँ से देखें, बाल विवाह नहीं था। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर विधवा, विधवा विवाह था। ठीक है, विधवा विवाह प्रचलन में था। विडो रीमैरिज जिसको कहते हैं हम लोग, विडो रीमैरिज। ठीक है, बाल विवाह का मतलब हो गया चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज हो गया हमारा। और फिर अगर हम देखें कि सती प्रथा, ये भी नहीं था। तो महिलाओं की शक्ति हम देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन में महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी स्थिति में महिलाएं हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार था। यहाँ पर महिलाएं जो थी उनको संपत्ति में अधिकार था, महिलाएं युद्ध में भाग ले सकती थी, महिलाएं अध्ययन कर सकती थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो विधवा विवाह का प्रचलन था, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं था। और तो और ये इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ महिलाएं जो ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो विवाह नहीं करती, जो विवाह जीवन पर्यंत नहीं करती थी, ऐसी महिलाएं जो जीवन पर्यंत पर्यंत विवाह नहीं कर रही, जो जीवन पर्यंत विवाह नहीं करती थी,
विवाह नहीं करती उनको आमाजू कहा जाता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था? उनको आमाजू कहा जाता था। ठीक है, ऐसी महिलाएं जो जीवन पर्यंत विवाह नहीं करती थी और सिर्फ अध्ययन करती थी उनको आमाजू कहा जाता था। और देखिए गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा सिक्ता। ठीक है, ये सब कुछ ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने मंत्रों की रचना की, जिन्होंने मंत्रों की रचना की। तो ऐसी महिलाएं हुआ करती थी। ठीक है, फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखें तो देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक इकाई की अगर बात करें, प्रशासनिक इकाई, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या हुआ करता था? जनपद, जन हुआ करता था, फिर विस हुआ करता था। ठीक है, फिर देखिए कुल या ग्राम हुआ करता था और इसके नीचे ग्रह हुआ करता था। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। यहां पर देखिए जो ये ग्रह था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी ये। ठीक है भाई, और ये लार्जेस्ट थी, ये लार्जेस्ट थी। और इसको कौन देखता था? किंग, किंग देखता था। विश्व को कौन देखता था भाई? विश्व को विश्वपति देखता था, विश्वपति देखता था। और ग्राम को ग्राम मुखिया देखता था। ठीक है, ग्राम को ग्राम मुखिया देखता था। ठीक है भाई, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। यहां पर देखिए क्या था कि गोत्र शब्द का, ये जो हम देख रहे हैं आज गोत्र शब्द, ठीक है, आज जो हम गोत्र यहां पर देख रहे हैं तो एक्चुअली गोत्र का मतलब क्या था? गायों के बांधने का स्थान, गायों के बांधने का स्थान, गायों के बांधने का स्थान था। ठीक है, तो जहां पर सारे कबीलों की गाय बांधी जाती थी उसको गोत्र कहते थे। ठीक है, और देखिए भाई राजा का काम क्या था? तो जो राजा हुआ करता था, राजा को गायों की रक्षा करना, गायों की रक्षा करना। ठीक है, यहां पर जो गाय है, गाय को अगन्या कहा गया है। अगन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। और देखिए कि गाय जो होती थी, गाय संपत्ति का घोतक थी, संपत्ति का घोतक थी। ठीक है, मतलब जिसके पास जितनी गायें होती थी, गाय जो थी वो संपत्ति का घोतक थी, यानी जिसके पास जितनी गायें वो उतना अमीर। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक कहानी मिलती है, एक कहानी, और उस कहानी में क्या कहा गया है भाई? उस कहानी में ये कहा गया है कि पुत्र से ज्यादा, पुत्र से ज्यादा ज्यादा ईश्वर से, ईश्वर से गाय मांगे गए हैं। ठीक है, ईश्वर से गाय वरदान में मांगी गई है, गाय वरदान में मांगी, एक ये कहानी मिलती। और देखिए गायों में कैसी? तो गायों में भाई, गायों में, गायों में यहां देखिए भाई कामधेनु पूजी जाती थी, कामधेनु गाय थी जो कि गायों में श्रेष्ठ हुआ करती थी।
गायों में श्रेष्ठ। इसको ऐसा माना जाता था वैदिक काल में कि भाई मन की समस्त इच्छा पूरी करने वाली थी ये, मन की समस्त इच्छा पूर्ण करने वाली। ठीक है, तो ये हमारे वैदिक समय की बात हो गई। और वैदिक समय के बाद अगर हम देखें तो देखिए भाई, लेटर वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में ये हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी का टाइम पीरियड है। ठीक है, 1000 बीसी से 600 बीसी का टाइम पीरियड है। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होता है देखिए, एक विस्तृत खोज होती है कि भाई लोहे की खोज हो जाती है, लोहे की खोज। और देखिए भाई, यूपी में एक जगह है जिसका नाम है एटा, और एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा। यहां से देखिए भाई लोहे का उपकरण मिला है, लोहे का उपकरण मिला है। ठीक है, यहां से लोहे का उपकरण मिला है। और ये जो आयरन इक्विपमेंट है देखिए, ये जो आयरन इक्विपमेंट है, ठीक है भाई, ये जो आयरन इक्विपमेंट है ये कैसा इक्विपमेंट है, इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ठीक है, इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन किस में रहेगा भाई, ये परिवर्तन रहेगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में परिवर्तन आएगा। और कौन सा परिवर्तन आएगा देखिए, डीप प्लाविंग। डीप प्लाविंग यानी गहरी जुताई अब संभव हो जाएगी। ठीक है भाई, गहरी जुताई संभव हो जाएगी। गहरी जुताई से क्या होगा भाई देखिए, ग्रेन जो है वो सरप्लस होंगे, अनाज जो है वो सरप्लस आएगा। सरप्लस से क्या होगा भाई, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई क्या करेगा भाई, ट्रेड को इंक्रीज करेगा। और ट्रेड से क्या भाई फायदा मिलेगा कि ये ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। यहाँ पर लोहे की खोज हो जाती है लेटर वैदिक पीरियड में। और कौन सी जगह, यूपी की एक जगह एटा अंतरजी खेड़ा, और यहाँ से लोहे का उपकरण प्राप्त होता है। और लोहे का उपकरण से क्या देखिए, लोहे की खोज से क्या होता है, एग्रीकल्चर में डीप प्लाविंग गहरी जुताई संभव हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो ग्रेन है उनका सरप्लस प्रोडक्शन होता है। और इससे सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई ट्रेड को बढ़ाती है, और ट्रेड क्या इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं और यहां पर देखते हैं। तो देखिए भाई, जो सभा थी विदत, ठीक है, विदत सभा समिति, ठीक है, समिति गण और परिषद। तो देखिए भाई, ये अबॉलिश कर दी जाती हैं। ठीक है, ये अबॉलिश कर दी जाती हैं लेटर वैदिक पीरियड में। कब की बात चल रही है, लेटर वैदिक की बात चल रही है भाई। लेटर वैदिक पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी के समय की बात चल रही है। और ये जो होती है ये रिडंडेंट हो जाती है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं रह जाता। और ये देखिए भाई, अब इसके पास क्या होता है, नो पावर टू इलेक्ट किंग, नो पावर टू इलेक्ट किंग। ठीक है भाई, अब राजा को चुनने का फर्दर कोई अधिकार नहीं रह जाता है इनको। सभा के पास नाउ नो पावर हैज बीन लेफ्ट टू इलेक्ट किंग। और अब देखिए जो किंग है भाई, यहाँ पर जो राजा, राजा अब हेरिडेटरी हो गया है। ठीक है,
राजा का जो पद था भाई, अब ये देखिए वंशागुणत हो गया है, अब ये वंशागुणत हो गया है, अब ये हेरिडेटरी हो गया है। ठीक है, हेरिडेटरी हो गया है राजा का पद। ठीक है, और एक चीज देख लीजिए भाई कि यहाँ पर जो है यहाँ पर राजा का पद हेरिडेटरी हो गया है, वंशागुणत हो गया, और जो राजा को स्वेच्छा से कर दिया जाता था, राजा को जो स्वेच्छा से, ठीक है, राजा को जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था, राजा को जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था, जिसका नाम क्या था भाई, बलि, बलि नाम का कर था। ठीक है, बलि वॉज अ टैक्स, टैक्स वॉलंटरीली गिवन, वॉलंटरीली गिवन। ठीक है, ये एक टैक्स था जिसको वॉलंटरी रूप से दिया जाता था। लेटर वैदिक पीरियड में, इन लेटर वैदिक पीरियड, इन लेटर वैदिक पीरियड it became mandatory, it became mandatory, ठीक है भाई, ये अब आवश्यक बन गया, अब ये मैंडेटरी बन गया। और एक चीज इसमें भाई देखने वाली है, वो ये है कि देखिए भाई, अब जो महिलाएं हैं, ठीक है, अब जो महिलाएं हैं, तो देख लेते हैं भाई, जो महिलाएं हैं, देखिए जो महिलाएं हैं, इनको सभा, ठीक है, इनको सभा समिति, जो महिलाएं हैं इनको सभा समिति, सभा समिति में भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया, भाग लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं रह गया, भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया। ठीक है, इनको भाग लेने का अधिकार नहीं रह गया। और देखिए भाई कि अध्ययन करने से रोका जाने लगा, इनको अध्ययन करने से रोका जाने लगा। हालांकि फिर भी कुछ महिलाएं थी, ठीक है, कुछ महिला थी, ठीक है, कुछ महिला थी जो अभी भी पढ़ती थी। ठीक है, कुछ महिलाएं थी जो अध्ययन करती थी अभी भी। ठीक है, जो अध्ययन करती थी अभी भी, कुछ महिलाएं थी जो अभी भी अध्ययन करती थी। और फिर देखें भाई कि यहाँ पर बाल विवाह, बाल विवाह प्रचलन में आ गया। ठीक है, बाल विवाह प्रचलन में आ गया। फिर देखें विधवा विवाह, विधवा विवाह समाप्त कर दिया गया। और फिर देखते हैं कि नियोग प्रथा, नियोग प्रथा बढ़ गई भाई। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी। और देखिए स्त्री को, स्त्री को भोग की वस्तु समझा जाने लगा, भोग की वस्तु समान, समान आधिपत्य दिखाया जाने लगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से दिखता है कि यहाँ से भाई देखिए क्या हुआ कि महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति में बहुत गिरावट देखने को मिलती है, जहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं ऐसी थी जो विवाह जीवन पर्यंत नहीं करती थी, या जो ऐसी महिलाएं थी वो युद्ध में भाग ले सकती थी, वो अध्ययन कर सकती थी, संपत्ति में उनको हिस्सा मिल सकता था, चाइल्ड मैरिज नहीं था, विधवा विवाह था, सती प्रथा नहीं था। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं हम देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में नहीं थी। और ठीक लेटर वैदिक सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि इन सारी चीज़ों का आगमन हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन का धीरे धीरे पतन हो जाता है। और अब क्या होता है कि यहाँ से दो तीन चीज़ें तो आपको स्पष्ट हो गई कि जो किंग था पहला, देखिए
जो किंग था अब वो कैसा होने लगा है, वो हेरिडेटरी होने लगा है। ठीक है, किंग अब हेरिडेटरी होने लगा है। और एक चीज देखिए कि जो सीमा है, सीमा, बाउंड्री, उसका कॉन्सेप्ट आ गया है, उसका कॉन्सेप्ट आ गया है। और देखिए भाई, जो पहले जनपद हुआ करता था और प्लस जनपद जो हुआ करता था, ठीक है, अब ये मिलकर महाजनपद हो गए, ये मिलकर महाजनपद हो गए। और महाजनपद में देखिए भाई, जनपद और जनपद मिलकर महाजनपद हो गए। और ये दिखाते हैं कि ये भाई एक्सपेंशन का दौर आ गया। ठीक है, एक्सपेंशन का दौर आ गया, एक्सपेंशन का दौर आ गया। और अब जो टाइम आएगा, देखिए यहां पर सीमा आ गया, ये किंग आ गया, और अब देखिए अब सेना भी रखी जाने लगी, सेना भी राजा द्वारा रखा जाने लगा। ठीक है, और यहां पर जो टैक्स था, टैक्स मैंडेटरी हो गया, टैक्स मैंडेटरी हो गया। तो एक राज्य निर्माण के लिए देखिए कितनी चीजें जरूरत होती हैं। एक राज्य निर्माण के लिए भाई, अगर किसी राज्य का निर्माण किया जाना है तो राज्य निर्माण में कुछ आवश्यक चीजें चाहिए होती हैं। और राज्य निर्माण की आवश्यक चीजें क्या है कि भाई पहले कोई एक राजा होना चाहिए, दूसरा कोष होना चाहिए जो कि टैक्स से मिल ही रहा है। ठीक है, फिर सीमा होना चाहिए, तो सीमा उन लोगों ने बना ही ली। फिर सेना होना चाहिए, सेना होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे हर एक चीज की पूर्ति होती चली जा रही। दुर्ग होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि महल भी बनने लगेंगे अभी। तो देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई हर एक चीज की पूर्ति चली हो गई, चली आने लगी, और जन से जनपद, जनपद जुड़ता गया, और धीरे धीरे महाजनपद का रूप ले लिया इसने। ठीक है, अब क्या होगा कि नया काल जो शुरू होता है वो महाजनपद का काल शुरू होता है भाई, वो महाजनपद का काल शुरू होता है, महाजनपद का काल शुरू होता है। और महाजनपद कैसे बने हैं भाई, जनपद प्लस जनपद को जोड़कर महाजनपद बना है, जनपद प्लस जनपद को जोड़कर महाजनपद बना है भाई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ एक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। तो जैन ग्रंथ में देखिए भाई 14 महाजनपद की चर्चा मिलती है। ठीक है, 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। और इसे इसमें बताया गया है कि 80,000 गांवों के बराबर है, 80,000 गांवों के बराबर है। और अंगुत्तर निकाय में देखिए 16 महाजनपद की सबसे पहले चर्चा मिलती है। और देखिए भाई 16 महाजनपद की सबसे पहले चर्चा मिलती है, 16 महाजनपद की सबसे पहले चर्चा मिलती है। ठीक है भाई, सबसे पहले 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से वो महाजनपद थे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए भाई, यहां पर देखिए ठीक है भाई, ये है हमारा भारत। तो सबसे पहले देखिए यहां पर था, यहां पर था हमारा काम्बोज। और काम्बोज की राजधानी क्या थी भाई, हाटक। ठीक है, और फिर था गांधार, गांधार था। और गांधार के बाद अगर हम देखें भाई
तो गांधार के बाद यहां पर एक था जिसका नाम था मत, और इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। इसकी कैपिटल विराटनगर थी। फिर एक यहां पर था कुरु, ठीक है, एक था कुरु। और कुरु के बाद अगर हम देखें, कुरु था, सूरसेन था, ठीक है, कुरु था, सूरसेन था। फिर देखिए एक एक यहां पर था पांचाल। फिर यहां पर था वज्जी, ठीक है। फिर यहां पर था कौशल। फिर यहां पर देखिए यहां पर था मल्ल। यहां पर था अंग। और फिर हम देखते हैं कि यहां पर था अवंती। यहां पर अवंती था। और फिर काशी था, काशी वत्स, काशी था, वत्स था। यहां पर एक किंगडम था जिसका नाम था चेदी। यहां पर एक किंगडम था जिसका नाम था वत्स। और यहां पर एक किंगडम था जिसका नाम था काशी, ठीक है। तो ये थे। तो देखिए गांधार की राजधानी जो थी, इसकी जो कैपिटल थी भाई, वो थी तक्षशिला, ठीक है। इसकी कैपिटल का नाम था तक्षशिला। और देखिए भाई, जो कुरु था, कुरु का कैपिटल था हस्तिनापुर, ठीक है। और कौशल का जो था, कौशल का था अ, श्रावस्ती, कौशल का श्रावस्ती, ठीक है। एक यहां पर है देखिए भाई, जिसका नाम था सूरसेन, सूरसेन। और इस सूरसेन की कैपिटल थी मथुरा, ठीक है। इस सूरसेन के कैपिटल, ये जो सूरसेन थी, इस सूरसेन की कैपिटल का था मथुरा। और देखिए भाई मथुरा था। और पांचाल का जो था, पांचाल का था अहिच्छत्र, पांचाल का था अहिच्छत्र, ठीक है। पांचाल का था अहिल छत्र। पांचाल का था अहिल छत्र। और देखिए भाई अवंती जो थी, और जो वत्स था, पांचाल का अहिल छत्र था। और वज्जी जो थी, वज्जी की वसाद से पहचान की गई है। और देखिए भाई इसमें जो वत्स था, वत्स की कौसाम्बी है। वत्स की जो राजधानी है, वत्स की राजधानी कौसाम्बी है। वत्स की राजधानी कौसाम्बी है। और यहाँ पर जो काशी था, काशी की वाराणसी है। अवंती की माहिष्मती है। जो चेदी है भाई, चेदी की सेठवती है, सेठवती या सूक्तमती।
या सूक्तमती। ठीक है, तो ये हमारे 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानियां थी। इसके बाद हम लोग महाजनपद काल के बाद देखेंगे कि मगध का कैसे उत्कर्ष होता है। फिर मगध में हम लोग देखेंगे कि मगध में कैसे हिरण्यक वंश आता है, और हिरण्यक वंश के बारे में हम लोग देखेंगे सबसे पहले बिंबिसार के बारे में, और फिर बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद देखेंगे इनके पुत्र उदयन को। उदयन के बाद हम देखेंगे रजराज बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, और इसके बाद देखेंगे हम लोग सबसे लास्ट में इसका जो रूलर आता है नागदशक। इससे पहले एक रूलर आएगा जिसका नाम था अनिरुद्ध। ठीक है, और इससे पहले मुंडक। तो ये सब कुछ इसके रूलर हैं। और फिर नागदशक की हत्या करके कैसे हम लोग देखेंगे कि नागवंश की स्थापना की जाती है, और नागवंश की स्थापना शिशुनाग करता है। फिर नागवंश के बाद कैसे नंदवंश आता है, और नंदवंश की स्थापना कैसे महानंदिन करता है, और लास्ट में इसके रूलर घनानंद को मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ये सब अब अगले क्लास में हम लोग मौर्य साम्राज्य देखेंगे, और उसके आगे की क्लास में हम लोग उसके बारे में सारी डिटेल्स देखेंगे।